आदरणीय मुख्य महाप्रबंधक पूर्वी परिमंडल श्री MC सिंह सर, प्रधान महाप्रबंधक इंटरप्राइज बिजनेस श्री RK जायसवाल सर एवं महाप्रबंधक व्यापार क्षेत्र वाराणसी श्री AK गुप्ता सर का मैं इस सभा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस सभा में उपस्थित उप महाप्रबंधक मोबाइल एवं सेल्स मार्केटिंग श्री DK उपाध्याय सर, उप महाप्रबंधक नियोजन एवं प्रशासन श्री MK सिंह सर, OA हेड मिर्जापुर श्री PC रावत सर एवं वाराणसी, मिर्जापुर एवं गाजीपुर से OA से सम्मिलित सभी अधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय, जिन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल का कार्यभार संभाला है, वाराणसी, मिर्जापुर एवं गाजीपुर OA के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तरफ से मैं विशेष अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। माननीय महोदय को यह सभा अपना अध्यक्ष मनोनीत करती है। साथियों, जब से माननीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने इस परिमंडल में अपना कार्यभार संभाला है, पूरे उत्तर प्रदेश परिमंडल में एक नई तरंग सी आ गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाग्य भी वीरों का साथ देती है। कुछ दिन पहले ही प्राइवेट कंपनियों द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी एवं साथ ही BSNL का 4G सेवा में प्रवेश मोबाइल उपभोक्ताओं में BSNL के प्रति एक नई अभिरुचि पैदा किया है। ऐसी परिस्थितियों में माननीय मुख्य महाप्रबंधक जैसा डायनामिक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, जैसा कि हम सभी कई DA में माननीय का आगमन हो चुका है और हम सभी तक ये झलक आई है और हम सभी के मित्रगण सभी जगहों पर हैं, हम सभी बातचीत करते रहते हैं। तो सर का जो दृष्टिकोण है, जो डायनामिक पर्सनालिटी है और एक मार्केटिंग को लेकर और एक ब्रांडिंग को लेकर के सर की जो सोच है, डेफिनेटली इस बदले परिप्रेक्ष्य में BSNL को नई ऊंचाई देगा और हमारा जो पूर्वी परिमंडल है, उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल एक नए ऊंचाइयों को छुएगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और सर के मार्गदर्शन में हम सभी सर तत्पर हैं, तैयार हैं। जैसा भी आपका दिशा निर्देश होगा, हम सभी उसी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। साथ में एंटरप्राइज बिजनेस के हमारे प्रधान महाप्रबंधक श्री RK जायसवाल सर भी हैं। सर के साथ मैंने आजमगढ़ में 2 साल लगभग कार्य किया है। सर का जो नोफन का जो नॉलेज बेस था, डेफिनेटली मैं नॉलेज का वहां नोफन का इंचार्ज था। सर के मार्गदर्शन में ही उसे मैंने पूर्ण किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये असंभव सा कार्य है, अगर सर वहां पर नहीं जाते, जायसवाल सर, तो वो कार्य शायद मैं कितने दिनों में कर पाता, मुझे नहीं पता। तो मैं सर की भी, जायसवाल सर की भी मैं कार्य क्षमता और बाकी उनका मार्गदर्शन मैं देख चुका हूँ। और एंटरप्राइज बिजनेस बहुत ही मुख्य एक हमारा वर्टिकल है और सर यहाँ हैं हम सभी को गाइड करने के लिए। तो नए बिजनेस जो भी BSNL में आ सकते हैं, तो आज सर उसका भी मार्गदर्शन देंगे और हम सभी मिल करके नए बिजनेस BSNL को वाराणसी अपने व्यापार क्षेत्र को लेकर आएंगे सर। तो मैं इस सभा का शुभारंभ माननीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय के स्वागत से करना चाहूंगा। मैं माननीय महाप्रबंधक वाराणसी व्यापार क्षेत्र महोदय से अनुरोध करूंगा कि बुके से मुख्य महाप्रबंधक महोदय का स्वागत करें। अब मैं महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध करूंगा कि प्रधान महाप्रबंधक श्री RK जायसवाल सर का भी बुके देकर के स्वागत करें। अब मैं उप महाप्रबंधक मोबाइल एवं सेल्स मार्केटिंग श्री DK उपाध्याय सर से अनुरोध करूंगा कि बुके से वाराणसी व्यापार क्षेत्र के महाप्रबंधक महोदय का स्वागत करें। आगे से सर, आगे से।
धन्यवाद सर। तो साथियों, जैसा हम सभी जानते हैं, जिंदगी आपको देती नहीं, जिंदगी आपको लौटाती है। जो भी आप जिंदगी को देते हो, उसे बढ़ाकर जिंदगी आपको वापस कर देती है। तो जैसा हम करेंगे, डेफिनेटली रिटर्न में जिंदगी हमें वो वापस देगी, ये मानते हुए माननीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय के मार्गदर्शन में हम सभी को तैयार होकर पूरी अपनी शक्ति से आगे आने वाले भविष्य के लिए पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से कार्य करना है। तो सर, हम इसी माइंडसेट से हम सभी सभा में उपस्थित हैं, और इस सभा में सर मिर्जापुर, गाजीपुर ओए के भी अधिकारीगण और वहाँ के ओए हेड्स भी आए हुए हैं, वाराणसी के भी डी एंड एवं और कुछ उनके साथ एसडी भी उपस्थित हैं सर। तो कुछ एक मोटिवेशनल लाइंस में इस पर बोलना चाहूंगा सर। ठहरो मत, अपने जुनून को उफान दो, ठहरो मत, अपने जुनून को उफान दो, वक्त आ गया है, अपने सपनों को उड़ान दो। बहुत बढ़िया। और 2 लाइन और है सर, इसके बाद बहुत ही संक्षिप्त हम इस सभा का मंचन करेंगे, उसके बाद सारी टेक्निकल डिटेल सर शुरू हो जाएंगी। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो साथियों, इसके बाद एक मुख्य महाप्रबंधक महोदय का परिचय या उनके बारे में 2 लाइन हमारे सहायक महाप्रबंधक प्रशासन श्री राजेंद्र कुमार जी प्रेजेंट करेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि आए और अपना 2 मिनट का समय दें और कुछ 2 लाइन्स बोलें सर के बारे में। धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी अधिकारीगण और डायस पे मंचासीन हमारे मुख्य महाप्रबंधक साहब, पीजीएम ईबी साहब और हमारे जीएम वाराणसी साहब, हम बीएसएनएल वाराणसी परिवार की तरफ से अपने मुख्य महाप्रबंधक साहब का बहुत ही प्रफुल्लित में, बहुत ही खुशी से और दिल से स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा कि सर के लिए आप लोग एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएं, स्वागत करें। सर, ये बनारस की धरती है और जुगों जुगों से ज्ञान की धारा यहाँ प्रवाहित होती रही है। माँ गंगा तो थी ही यहाँ पे शुरू से, अभी भी हैं, सदैव रहेंगी। साथ में संत शिरोमणि रविदास जी, कबीरदास, तुलसीदास जैसे अनेकों विभूतियों के साथ भगवान महाबुद्ध की धरती, और सबसे ऊपर भगवान महादेव, ये भगवान महादेव की धरती है सर। और इस धरती पे आपके प्रथम आगमन पे, हो सकता है पहले आए, हम लोगों को तो पता नहीं है, बट हम लोगों की तरफ से सर आपके प्रथम आगमन पे हम लोग आपका दिल से, दिल की गहराइयों से इस धरती पे सर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपके बारे में सर हम लोग कई हफ्तों से जो है सुन रहे थे कि सर आने वाले हैं, लेकिन आगमन थोड़ा देर से हुआ सर, लेकिन बहुत अच्छा रहा कि आप कई दिनों का प्रवास यहाँ कर पाए सर। और मुझे उम्मीद है कि सर आप बनारस को घूमे होंगे। बनारस वो ऐसा शहर है जो सदियों से जीवंत रहा है। ऐसा माना जाता है कि विश्व में इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना और जीवंत शहर है सर। और
आपका नाम भी ऐसा है सर कि खुद शंकर भगवान का पर्यायवाची है सर, आपके नाम में एक बड़ा सिंबॉलिक है। और शंकर भगवान सर शक्ति के प्रतीक हैं और हमें पूरी उम्मीद है सर कि जैसा हम लोगों ने सुना है आप उसी शक्ति से बीएसएनएल यूपी ईस्ट को और वाराणसी को नई दिशा और दशा देंगे सर। सर के बारे में आप लोग कितना जानते हैं हमें पता नहीं, लेकिन मैंने 2-4 लोगों से बात किया, बोले सर के बारे में जो आप सकारात्मक बात बोलते हैं वो सब उन पे फिट बैठती है। ऐसी अद्भुत पर्सनालिटी है हमारे
करें और मोटिवेशन प्रदान करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतने मेरे वाले में काइंड वर्ड्स बोले, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। मैं वाराणसी, मैंने मैनार इलाहाबाद से इंजीनियरिंग करी है 87 से 91, तो मेरे ख्याल से 88 या 89 में कॉलेज से DLW जो वाराणसी है उसका ट्रिप था, तब मैं आया था। उसके बाद अभी आने का मौका मिला है। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरी जो नौकरी जो स्टार्टिंग है वो लखनऊ से ही चालू है। ADT पीरियड जो प्रोविजन का लास्ट का 3-4 महीने का पीरियड, प्लस एज ए ADT रेगुलर। मैं ADT आलमबाग था और हमारे GM ओमिर सिंह साहब थे, तो मैं यहाँ लगभग 1.25 साल या 1.5 साल रहा लखनऊ में। उसके बाद DT प्रमोशन पर मैं जम्मू चला गया, जम्मू से फिर गाजियाबाद में जो दिल्ली का जो VIP एरिया है, वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, यहाँ का मैं एरिया मैनेजर रहा। फिर 2003 में मैं चला गया मेरठ और 2008 में मैं शिमला चला गया और 2012 में एडिशनल GM बना मैं। 27 सितंबर 2014 को GM TD शिमला का चार्ज मिल गया मुझे। तो एज ए BA हेड लगभग मैंने 10 साल काम किया, वो भी कैपिटल टाउन का। मेरी पूरी नौकरी SSA की है टोटल, वो SSA जहाँ CGM बैठता है। लखनऊ हो गया, जम्मू हो गया, गाजियाबाद में तो पूरा हेडक्वार्टर ही, मेरठ हो गया, शिमला हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो उसमें 27 सितंबर 2014 को GM TD शिमला, प्लस अप्रैल 2015 में मेरे पास GM मोबाइल और GM सेल्स एंड मार्केटिंग, इसका एडिशनल चार्ज और आ गया। GM मोबाइल और GM सेल्स HP सर्कल एडिशनल चार्ज। तो ये 3 चार्ज मैंने 5 साल देखे, 4.5 साल के आसपास। 3 और EB का तो पता ही आपको, जहाँ सर्किल ऑफिस होता है मैक्सिमम काम जो BA होता है वही करता है। तो जो मोबाइल का हमारा कनेक्शन थे, जब मेरे पास चार्ज आया तो 13 लाख के आसपास थे। फिर मैंने जब चार्ज छोड़ा तो 29 लाख पे छोड़ा पूरे सर्कल। HP सर्किल का मार्केट शेयर इंडिया में हाईएस्ट 28%, पूरे सर्किल में BSNL का मार्केट शेयर हाईएस्ट इन इंडिया, और नंबर 2 पे केरल होता था। और ये जो, अगर मैं शिमला की बात करूं तो शिमला की पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन 70 लाख है, 89% रूरल एरिया है। फिर भी हमारी जो नेटवर्क अवेलेबिलिटी पूरे सर्किल की होती थी 98% के आसपास होती थी। वो कैसे हमने मार्केट शेयर कैसे हमने अचीव किया, कैसे हमने अवेलेबिलिटी अचीव करी, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो BA हेड की ट्रेनिंग होती है, 8 BA हेड में से 6 BA हेड को मैंने भी अपना वो लेक्चर दिया। मेरे ख्याल से अनिल ने भी अटेंड किया था। तो मैं एज ए CFA भी पढ़ाता था, प्लस शुरू में 2-3 लेक्चर मैंने सेल्स पे भी दिए थे। एज ए चंडीगढ़ से मैं आता था BA हेड को पढ़ाने के लिए। तो बेसिकली ये आपकी पास जो टीम है, की क्या है सक्सेस की ये है कि आपकी जो टीम है, आपको मोटिवेट और इनोवेट दोनों काम करने पड़ेंगे। क्योंकि आपको, जैसे कहते हैं ना, खुली मुट्ठी की ताकत, जो बंद मुट्ठी होती है खुली मुट्ठी की से कई गुना ज्यादा होती है। तो एज ए टीम वर्क हमने काम करना है, हर एक को हमने मोटिवेट करना है। जो जिस फील्ड में है उसको वहीं पर लगाना है। जैसे पहली फिलॉसफी रहती है राइट पर्सन एट राइट प्लेस, आपको राइट पर्सन राइट प्लेस लगाना पड़ेगा। दूसरा, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी आपकी टीम की प्रॉब्लम है उसको डेली ही सॉल्व करना है, पाइल अप नहीं होने देना है। थर्ड हो गया, आपको लीडर में 3 क्वालिटी होनी चाहिए, 3 C's, कमिटमेंट, क्रिएटिविटी। कमिटमेंट होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि आप साइन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं ये काम करूं नहीं करूं दूसरा कर लेगा, नहीं। करेज होना चाहिए, हम फाइल पे साइन कर रहे हैं और हमारा हाथ कांप रहा है, नहीं, आप साइन वहीं करिए जहां पे आपका हाथ पेन कांपे नहीं। कमिटमेंट, करेज, क्रिएटिविटी, हर एक काम में क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी।
क्योंकि जो भी आपका काम है उसको रूटीन वे से हटके नए तरीके से करिए, उसको आप देखिए कि आपके रिजल्ट कैसे इम्प्रूव होते हैं। क्योंकि रूटीन से तो हम लोग भी बोर हो जाते हैं, रूटीन काम करते करते, डेली ऑफिस आ गए, डेली चले गए। जैसे मैं क्या करता हूँ, महीने में एक बार बीए हेड का ताला लगवा के सबको हम फील्ड में भेजते हैं, सब ऑल, क्योंकि सीएससी अगर है तो वही खुलेगी, अदरवाइज तो सारे लोग फील्ड में जाएंगे महीने में एक बार। क्योंकि जो जीएम ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं उनको भी टू हैव ए फील ऑफ फील्ड, उनको भी पता लगना चाहिए भी फील्ड में कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब उनको फील होगा तभी उनको लगेगा कि भाई ये जो फील्ड वाला कह रहा है ऑफिस में, उसकी हमने प्रॉब्लम डेली तुरंत सॉल्व करनी है। तो इसमें अभी जैसे जो हमारा अगर जैसे शिमला था, शिमला की पॉपुलेशन 9 लाख थी, 9 लाख पे 8 लाख मोबाइल कनेक्शन थे, 8 लाख। पूरे एचपी सर्किल के कैसे अचीव करे, जैसे वहां पे 6 बीए थे, तो 6 बीए, आपने ये कहानी सुन ली होंगी सारी, लेकिन 1 to 1 अभी मतलब संक्षिप्त में ही बताऊंगा क्योंकि टाइम इतना है नहीं। आपने सारे बाकी जगह के जो ऑडियो वीडियो हैं वो देख लिए होंगे। हमने वहाँ पे हिमाचल में 6 को हमने आईपीएल की टीम के तर्ज पर टीम बना दी। जैसे मंडी का नाम रख दिया मंडी मॉन्क्स, धर्मशाला एसएसए का नाम रख दिया धर्मशाला डेयर डेविल्स, हमीरपुर का हमीरपुर हीरोज, और कुल्लू का नाम रख दिया कुल्लू किंग्स, और शिमला का रख दिया शिमला लॉयंस। तो इस तरह करके फिर हमने आईपीएल की तर्ज पर टीम के नाम रख के फिर हम वीक में कंपटीशन कराते थे कि सिम सेलिंग का, कि वही थर्सडे को सिम सेलिंग होगी। तो वो जो अभी सुनील कुमार जी थे जो सीजेम एमपी हैं, वो जीएम धर्मशाला होते थे। तो और इसमें और अजीत कुमार अभी आप लोग जानते नहीं होंगे, तो सुनील कुमार जी को जानते होंगे जो वहाँ पे हैं अभी सीजेम हरियाणा आगे। तो सारे लोग हम जब डिक्लेयर करते थे भाई सिम सेलिंग डे मनाएंगे, तो सब पूरा सारी टीम्स कि भाई हमने आगे निकलना है, इस बार हमने आगे निकलना है, और आवरली स्कोर कि अब ये टीम आगे निकल गई, इन्होंने ये कर दिया। तो पूरा एकदम पूरा जो सिस्टम है फ्रेंचाइजी चैनल से लेकर डीएसए सारे एक्टिव हो जाते थे। आप हिमाचल देखिए बहुत टफ टेरिटरी है। शिमला का सबसे दूर का बीटीएस 520 किलोमीटर है, 2.5 दिन लगता जाने में। शिमला से दिल्ली 380 किलोमीटर, 6 घंटे। शिमला से सबका दूर का बीटीएस 520 और कम से कम 2.5 दिन लगता था। उसकी भी अवेलेबिलिटी 98%। सबसे रिमोटेस्ट चाइना बॉर्डर पर। हमने क्या किया, वीपीटी के जो सोलर प्लेट्स थी स्टोर में पड़ी हुई थी, ऑडिट पैरा बना हुआ था 9.8 करोड़ के आसपास का ऑडिट पैरा, कभी वीपीटी के सोलर प्लेट्स हैं, ये कहीं यूज नहीं हो, ऑडिट पैरा बना हुआ। फिर हमने वो इलेक्ट्रिकल विंग से बात करके उसको हमने प्लेट्स प्लस वो चार्जर वगैरह खरीदवा के सारे रिमोट की जितनी साइटें थी सब पे लगा दिया। तो उससे उनकी अवेलेबल लाइट जाती थी तो उनसे सोलर से चलता रहता था। तो आपके मटेरियल भी यूज हो गया, अवेलेबिलिटी भी इम्प्रूव हो गई। दूसरा डीएसए केरल और एचपी में सबसे ज़्यादा होते थे, क्योंकि फ्रेंचाइजी क्या करता है, मेन रूट पे ही रिटेलर बनाएगा, कंट्री साइड में नहीं बनाएगा, इधर उधर रिमोट विलेजेस में। हमने मिशन बहुत सारे लॉन्च करे, जैसे एक मिशन का नाम था मिशन चलो गांव की ओर। तो जितने विलेजेस थे, जितने जीपी थी, सब पे हमने विजिट करा के सब में रिटेलर डीएसए बना दिए। जैसे सब एसडीओ होता था तो उसके एरिया में जितनी जीपीज होती थी उनके प्रधान उप प्रधान सेक्रेटरी सबके एसडीओ वाइज ग्रुप बना दिए, ग्राम प्रधानों के ग्रुप जीपी वाइज। अब जब पूरे जीपी कवर हो गई, कुछ भी एक्टिविटी हमने करनी है उस ग्रुप पर डाल दो, तुरंत आपको, जैसे आपका कोई टैरिफ चेंज हो गया, तुरंत अगर हम उसमें अपने प्रधान वाले ग्रुप में डाल दें तो 2 मिनट में सारे ग्राम प्रधानों को पहुंच गया। प्लस इनकी रेगुलर मीटिंग होती है, क्योंकि इंडिया में क्या है, अभी भी 65 से 70% के बीच में लोग गांव में रहते हैं, वहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है। और आज के टाइम में मोबाइल जब सबके पास है तो हमारी सारी चीजें फास्टेस्ट पहुंच जानी चाहिए। जो सबसे दूर का विलेज है, आज आधे घंटे के अंदर आपके एरिया में जितने विलेजेस हैं, कोई भी स्कीम लॉन्च हुई आधे घंटे के अंदर सबको पता लग जाना चाहिए। तो उसके कई सारे तरीके, जैसे जितने सब डिविजन हैं उनमें ग्रुप बना दें, और जब उनको जो इनकी मीटिंग्स होती हैं ब्लॉक लेवल पे, कि आपकी जब भी मीटिंग होगी, ग्राम प्रधान के जीपी में भी मीटिंग होती है, ब्लॉक लेवल पे भी होती है, उनसे टाई अप करके जब भी मीटिंग होती है तो हमारे जो भी सेल्स पर्सन है वहाँ पे जाके अपनी जो भी हमारी स्कीम्स है, जो भी हमारा कैनोपी वगैरह लगा के सारे लोगों को उनको एजुकेट करना, प्लस उनको जो भी सर्विसेज चाहिए वो भी प्रोवाइड करना।
तो आप देखिए कि पेनिट्रेशन लेवल एकदम विलेज लेवल तक आप पहुंच पा रहे हो, अदरवाइज तो आप सिटी में पहुंच पा रहे हो, रूरल तक तो पता ही नहीं लग रहा। तो इसमें शिमला में 9 लाख पॉपुलेशन पे 8 लाख कनेक्शन, टोटल हमारे 28 लाख के आसपास हो गए। तो इस तरह करके इवन एयरटेल को भी मैंने 4 महीने एयरटेल को भी नंबर 2 पे रखा था, तो क्योंकि हमारी टीम और प्राइवेट वाले भी कहते थे, हमारे प्लान होता था स्टूडेंट प्लान, बहुत हिट हुआ, उसमें कनेक्शन काफ़ी लगे। तो बाकी ऑपरेटर भी शोर मचाते थे कि भाई इतना ये वाला प्लान नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो जो हर एक बंदे को हमने, हर एक एम्प्लॉय को साथ में रखना है। जैसे मैं कहता हूँ एम्प्लॉय मेरे लिए फर्स्ट है। अगर हम अपने एम्प्लॉय की टेक केयर करेंगे तो कस्टमर को खुद टेक केयर करेगा वो। अगर आप ही घर से परेशान होकर निकलोगे तो ऑफिस में क्या काम करोगे? तो हमने अपने एम्प्लॉय का भी ख्याल रखना है, साथ के साथ कस्टमर का भी, और पॉजिटिव सोच हमेशा रखनी। कोई काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लगे रहो। और जब जब आपके अंदर ये भावना आती है कि हमने ये जीतना है, जैसे मैंने बोला कि हमने एक कंपटीशन कराया, उसका बड़ा फायदा हुआ। उसमें फिर क्वार्टरली अवार्ड, जैसे हम 2010 से हर एक साल क्वार्टरली प्लस साल का एनुअल फंक्शन होता है, ग्रांड एनुअल फंक्शन, उसमें पूरा प्रेस मीडिया रहता है, और सारे फिर उसमें कैटेगरीज भी अलग अलग होती है, जैसे जेम्स बॉन्ड ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, शाइनिंग स्टार ऑफ द ईयर। अगर कोई एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को टोपी, अपना कैप मिलती थी, उस पर लिखा रहता था एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, और बड़े शान से घूमता था माल रोड पर कि मैं बीएसएनएल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हूँ। और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की फोटो बीए हेडक्वार्टर प्लस बड़ी बड़ी जो मेजर बिल्डिंग्स हैं उन पे उनकी फोटो के साथ अभी भी शिमला में भी लगती थी, चंडीगढ़ में भी अभी लगी हुई है हर एक महीने की, कि भाई जैसे ही बिल्डिंग में घुसोगे फोटो लगी रही, कस्टमर भी देखता है कि ये कौन है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। तो जिसकी फोटो लगती थी उसका एनर्जी लेवल देखिए, वो अपने घर जाके बताता था कि इस बार मेरी फोटो लगी हुई है बिल्डिंग में। तो हाँ बताइए। तो हमने जो हमारा स्टाफ है उसी को ही मोटिवेट करना है, क्योंकि और कोई हमारे पास चारा है नहीं। जैसे कहते हैं ना, वो 80% जो 20% लोग जो है, 80% वर्क इज डन बाई 20% स्टार परफॉर्मर, रेस्ट 20% वर्क इज डन बाई 80% एम्प्लॉइज। तो जिस दिन आपने एम्प्लॉइज को स्टार परफॉर्मर बना दिया, उस दिन लीडर का काम समझो कि अब उसकी टीम दौड़ रही है। तो हर एक एम्प्लॉय को हमने स्टार परफॉर्मर बनाना। वो कैसे बनेंगे? उसको हम सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि भाई अगर बैटिंग करानी है, सचिन तेंदुलकर को अगर बैटिंग से हटा के बॉलिंग पे लगा दें तो आउटपुट नहीं आएगी, वो भी परेशान रहेगा और टीम भी परेशान रहेगी और आउटपुट नहीं आएगा। तो जिस पर्सन को जहां लगाना वहां पर लगाइए। जहां भी मैं जाता हूँ, 1 महीने मेरे इंटरव्यू चलते हैं। शुरू के 1 महीना मैं जेओ जेटीओ एंड अबव सबके इंटरव्यू लेता हूँ, उसके बाद फिर रिसफलिंग के कौन बंदा मेरे हिसाब से कहाँ फिट है। ये नहीं कि कोई बंदा सिटी में तो उसको रूरल फेंक दो इधर से उधर पर, नहीं। तो वो सबका इंटरव्यू लेके फिर कि ये बंदा सेल्स के लिए फिट है, ये ईबी के लिए फिट है, ये आउटडोर के लिए फिट है, ये ट्रांसमिशन के लिए फिट है, सीएम के लिए फिट है। और जब भी मैं ट्रांसफर पोस्टिंग करता हूँ तो बंदे को, एम्प्लॉय को कन्विंस करके, बिना कन्विंस करे मैं कभी ट्रांसफर नहीं करता। कोशिश करते हैं कि वो जो भी ऑफिसर है कन्विंस हो जाए, ताकि सक्सेस रेट भी आपका इम्प्लीमेंटेशन का हाई रहेगा, प्लस वो भी मोटिवेट होके जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास यही, हम सरकारी कंपनी में, हमारे पास ऐसा तो नहीं ठीक है इनको निकालो और अगली भाई नई भर्ती हो रही है इनको दे देते काम, नहीं। मैं कहता हूँ जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है, ये लीडर पर डिपेंड करता है कि उनको यूज कैसे करना है। एम्प्लॉय हमारे लिए बोझ नहीं, हमारे लिए स्ट्रेंथ है। प्रॉपर उनको यूज कैसे करना है ये लीडर पर डिपेंड करता है। तो ये हमने शिमला में हमने ये सारा, जैसा अवार्ड फंक्शन आप भी करिए, आपके जैसे Q2 चल रहा है, जो बेस्ट परफॉर्मर है उनको आप अप्रिशिएट करिए, मेडल दीजिए। अब देखिए, एक मेरा एजीएम पीएम था, अंबाला से आता था, जब उसको मेडल मिला, उसके फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड थे 80 ईयर प्लस। तो जब वो अपने घर गया तो उसके फादर ने मेडल देख के उसको अपने गले लगा लिया, कह रहे कि तुम सिविलियंस को भी मेडल मिलते हैं। देखिए ना सोच कि भाई तुम सिविलियंस को भी मेडल मिलते हैं, और कह रहे मुझे सर्विस में मैंने काम बहुत अच्छी किए, मेडल आज तक नहीं मिला, मेडल आपने मुझे दिया।
और वो उसके फादर ने उसे गले लगा लिया। तो ये आपका अगर बच्चा स्कूल से एक छोटा सा कुछ भी ट्रॉफी या कुछ भी जीत के लेकर आता, पेरेंट्स को कितनी खुशी मिलती है। तो हमें बेस्ट परफॉर्मर्स को अवार्ड देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको हमें उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि आपको दिक्कत क्या आ रही है, आपने कौन सी सीट पर आप काम कर सकते हो, अच्छा उसको उस सीट पर लगा देना चाहिए। उसको भी मौका मिलना चाहिए कि आप मुझे अगर इस सीट पर लगा दोगे तो मैं इस सीट पर ये करके दिखाऊंगा। तो उस पर मेरे हिसाब से उसको लगाना चाहिए, मौका देना चाहिए। हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं कि जो वो अपनी पसंद की चॉइस पे काम कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। तो मौका देना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय से हमने आपस में मिलजुल के ही जितने हमारे टारगेट है इनको अचीव करना है। जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो हमने पहले दिन ही अपनी टीम का नाम रख दिया चंडीगढ़ चैंपियन, और पहले दिन क्लियर कर दिया कि भाई चैंपियन सर्किल में एक ही होता है और हमने सारे पैरामीटर्स में चैंपियन बन के ही रहना है। तो हमने खूब मेहनत करी। हम भारत 5 वे चैंपियन लीग 1 जीती, भारत 5 वे चैंपियन लीग 2 जीती। 2 तो अभी कोडाई कनाल में हुई थी, और कंपटीशन हमारा था चेन्नई टेलीकॉम जो हेडेड बाई सीजीएम है, और 6 जीएम है उसमें। चेन्नई टेलीकॉम, बेंगलोर टेलीकॉम, हैदराबाद टेलीकॉम, जहाँ पे 5-5, 6-6, 5 जीएम से नीचे तो किसी में है ही नहीं। फिर भी हमने कहा कि हमें जीतना ही जीतना है। डायरेक्टर सीएफए की वीसी होती है, उसमें फोटो रैंक नंबर 1 पे मेरा और बेंगलोर वाले का रैंक नंबर 1 पे शेयर हो गया था फोटो। जब रैंक नंबर 1 पे फोटो शेयर होगी तो हमारी टीम ने कहा अगली बार से हमें आपकी फोटो रैंक नंबर पे अकेले की चाहिए, ओल्ड टीम है। तो हमने कहा आ जाएगी, लगा ओल्ड टीम। तो अब जब नवंबर में आई तो हाईएस्ट लगाई हमने इंडिया में ओल्ड टीम, और फिर फोटो अकेले की आ गई, वो नंबर 2 पे हो गया, नंबर 3 पे हो गया। फिर हमने अक्टूबर में नारा लगाया ओल्टीज के लिए कि अक्टूबर से मार्च तक हमने नारा दिया अब की बार 200 पार। हमने कहा कि अक्टूबर से मार्च तक हमने 200 से ज्यादा उल्टी लगानी है चंडीगढ़ बीए में। तो हम करते करते लगाते लगाते चले गए। फिर उल्टी में हमारा कंपटीशन केवल चेन्नई टेलीकॉम से होता था, क्योंकि उनका और हमारा कभी वो आगे कभी हम आगे। मार्च में तो हमने 66 वोल्टेज लगाई, 66 एक ही बीए में, और टोटल जो हमारी लगी अक्टूबर से लेकर मार्च तक 219 लगी। और सेकंड नंबर पे पूरे इंडिया में चेन्नई टेलीकॉम था। एक्चुअली क्या है कि चेन्नई टेलीकॉम और कोलकाता टेलीकॉम ये मेट्रो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको बीए के साथ काउंट करते हैं। है मेट्रो डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाई सीजीएम। 5 वेरी लार्ज बीए हैं, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, ये एर्नाकुलम, ये 5 वेरी लार्ज है, बाकी लार्ज मीडियम है। लेकिन कंपटीशन चेन्नई टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट से होता था। हमने कहा कोई बात नहीं। तो फिर जब हमने पूरा ये किया तो 219 उल्टी लगाई, और जो इसने चेन्नई जो टेलीकॉम है उसने इस 6 महीने में 209 उल्टी लगाई। फिर हमने मैसेज डाला चंडीगढ़ चैंपियन हैज बीटन दी चेन्नई सुपर किंग्स बाय 10 रन, है ना। तो उसको सबसे पहले ताली बजाने वाले भी वो सीजीएम चेन्नई ही था, जो अभी डायरेक्टर ईबी बनने वाले हैं। तो ये अब ये जादू हुआ कैसे भाई, इतना कैसे हो सकता है। मतलब इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल वर्ड है। इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल। कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। और जब ये हमने करके दिखाया तो हमारी टीम को भरोसा हो गया कि इम्पॉसिबल तो कुछ भी चीज है ही नहीं। वो 6 महीने में 219 उल्टी लगा के पूरे इंडिया में नंबर 1। तो वो सारी मार्च में तो हमने किसी को छुट्टी नहीं दी, क्योंकि मार्च में स्कोर बड़ा टाइट चल रहा था, क्योंकि बीएफसीएल भी जीतनी थी, भारत 5 चैंपियन लीग। तो उसमें हमने कहा कि छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी, जितने संडे वगैरह हैं ये अप्रैल मई में आपको इससे डबल मिलेंगी छुट्टियां। कुछ फरलो मिल जाएंगी, कुछ इनके बदले मिल जाएंगी। और तो उसी तरह मार्च में किसी की छुट्टी नहीं दी। और मार्च में तो 8 बजे ही हम कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते थे वीक में 2 बार, आधे आधे घंटे की शॉर्ट कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, तो भाई आज की अगले 2 दिन की स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ उल्टी प्लान करनी है, कौन सा टिप, अब कैसे उल्टी लगी क्या है। जब आपका प्रेजेंटेशन चलेगा उसमें मैं सारा बताऊंगा कैसे करना है। तो वो जब क्योंकि सुबह हम 8 बजे के आसपास चाय पी रहे होते सारे, कॉन्फ्रेंस कॉल ऑडियो कॉल ऐड कर ली। जिसने कोई अकेला रह रहा तो हो सकता है वो चाय बना रहा होगा, या किसी को चाय बनी बनाई मिल रही होगी। तो हमने आधे घंटे की कॉल, उसमें सीक्वेंस फिक्स रहता था कि पहला किसका डिस्कस होगा, दूसरा किसका, चौथा। तो सीक्वेंस डिस्कस हो गया तो हर एक को पता है कि कितना उसका टर्न कब आएगा।
कोई बंदा छड़ा रह रहा है तो उसे चाय भी बनानी, तो उसे पता है कि मेरा टर्न अभी बाकी है तो मैं चाय बना लेता हूँ। तो सारी मीटिंग डिस्कस करके फिर लास्ट में हम एक ही नारा लगाते थे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो फिर लोगों में जोश आ जाता था। मैंने कहा भाई ये जीतना ही जीतना है, नेशनल इवेंट है, छोड़ना नहीं है। तो सारी टीम ने बहुत ताकत लगाई और सारे हमने वो भी जीत लिया। अब जैसे एक मेरे पास एक ही ओए है, रोपड़ ओए, नाम सुना होगा आप लोगों ने। रोपड़ को हमने टॉपर बना दिया। हमने कहा तुमने टॉपर बढ़ना है। उनका पहले नाम होता था रोपड़, तो मैंने कहा ये भूल जाओ, अब तुमने बनना है टॉपर। कह रहे सर कैसे बनेंगे? मैंने कहा बस अब हम बैठ के डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, फॉलो करिए। और सबसे कम स्टाफ है वहां पे। जो दो डी आउटडोर होते थे वो ट्रांसफर होके चले गए थे। 3.5 साल दोनों एसडीओ ने ही डीटी का काम देखा, दोनों एसडीओ ने। एक डीटी नंगल, एक डीटी रोपड़, 2 ही डी आउटडोर है, कोई डीटी नहीं फील्ड में था ही नहीं। तो वो उसमें आपको पता ही कि रोपड़ पूरे इंडिया का फर्स्ट हुए जो कॉपर फ्री हुआ विद 14% एफटीटीएस पेनिट्रेशन। एफटीटीएस हाउस होल्ड पेनिट्रेशन। जितनी आपकी पॉपुलेशन है, जैसे वहाँ की पॉपुलेशन 7 लाख है, उसको डिवाइड आप कर देंगे 5 से तो आपके हाउस होल्ड आ गए 1 लाख, है ना। वो आप 1,14,000 हो गया हाउस होल्ड। और आपको उसी तरह फिर उसका पेनिट्रेशन निकाल लीजिए। तो रोपड़ में कनेक्शन जब मैंने ज्वाइन किया था तो 2123 से ऐसे कुछ थे, 2100, और 4 साल में हमने उसको 20,000 पे पहुंचा दिया। 20,000 एक अकेले रोपड़ में ही एफटीटीएस कनेक्शन है। रोपड़ में 100% जीपी में एफटीटीएस पहुंच चुका है, 100%। 669 जीपी है वहां पे, 669। लास्ट में 10 जीपी ऐसी हो गई थी जिनमें कुछ नहीं हो पा रहा था। किसी में जी 6 किलोमीटर फाइबर, किसी में 8 किलोमीटर फाइबर, किसी में तो जी सारी बीबीएनएल की सब ध्वस्त है। ये कैसे किया? हम जो वहाँ का जो एफएमए पीएमए था वो नेट प्लस था, वो भी एफटीटीएस सर्विस देता था। उसका टारगेट था कि जहाँ बुकिंग आ रही है वहाँ की बीबीएनएल केबल ठीक करके हायर करके एफटीटीएस कनेक्शन खोल देता था। जीपी में जो पहले पहुंच गया उसी के लिए स्कोप है, दूसरे ऑपरेटर के लिए गांव में फिर कुछ बचता नहीं। जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसने जीपी में पहुंच के उठा लिया, उसके बाद दूसरे के लिए तो एक आध कनेक्शन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हमने अपनी टीम्स लगाई, उनको सामान दिया और लेबर वगैरह सारा देके हमने ओल्टीज बीबीएनएल की फाइबर खुद ठीक करी। मैंने कहा अगर आप ठीक नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही बहानेबाजी चलती रहेगी, कुछ नहीं होगा। तो बीबीएनएल का जो नोडल है उसको साथ में खड़ा कर लिया, भाई यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे हम कर रहे हैं। प्लस वो जो एफएम में था उसको भी चिट्ठी लिख देते थे कि भाई ये इसको आप ठीक करिए, नहीं तो आपकी रिस्टेन कॉस्ट पे हम ठीक करके आपको भेज देंगे। तो हमने सारा रिपेयरिंग का करके सारा बीबीएनएल को भेज दिया कि हमने रिपेयर करके ये कर दिया, इतना पैसा लगा है, इनसे रिकवर कर लीजिए। इन्होंने नहीं किया, ये साथ में नोटिस वगैरह है। तो इसलिए 100%। तो कुछ लास्ट आने से 2 दिन पहले 3 जीपी भी कंप्लीट करा के मैं आया था। उसमें 5 किलोमीटर डली थी तो हमने 3 किलोमीटर हमने 4 फाइबर दी, 2 किलोमीटर उसने दी, गांव वालों को लगा दिया। और बिजली के खंबे वाले का 29,000 का डिमांड नोट बिजली वालों ने दिया, उनके पोल यूज करके फिर कुछ टिप ने पैसे दे दिए, कुछ गांव वालों ने दे दिए, कुछ बीएसएनएल ने दे दिए। तो बिजली वालों को भी 29,000 की पेमेंट करके चला दिया। वो जो जीपी थी वी सेट पे चल रही थी तो वी सेट भी सरेंडर हो गया, वोल्टी भी खुल गई, सैचुरेशन का बीटीएस भी लग गया, सारे काम कंप्लीट हो गए। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ हो सकता है। हमने वो अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, स्ट्रेटजी विद टैक्टिस होती है। स्ट्रेटजी विदाउट टैक्टिस इज जस्ट नॉइज बिफोर फायर। आपने सीधे सीधे नहीं चलना है, कहीं कहीं उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ता है, उसको टैक्टिस बोलते हैं। तो वो तो ये आपका रोपड़ का हो गया, चंडीगढ़ का हो गया कॉपर फ्री। अब चंडीगढ़ बीए इंडिया का पहला बीए होगा इस महीने, जो इतना बड़ा बीए, कैपिटल टाउन का बीए जो कॉपर फ्री होगा। क्योंकि हमने वोल्टेज इतनी खोल दी, जब मैं आया था केवल 2 एक्सचेंज छोड़ के आया था ओनली, एक 17 की, एक 34 की। सारी एक्सचेंजेस माइग्रेटेड, ऑल माइग्रेटेड। और कनेक्शन भी 49,000 के आसपास एफटीटीएस हो गए थे। तो 2 एक्सचेंजेस इस महीने बंद हो जाएंगी, तो वो भी पूरे इंडिया का पहला बीए, कैपिटल टाउन बीए जो कॉपर फ्री हो जाएगा। कॉपर फ्री तो बहुत सारे ओए भी हो रहे हैं, इवन बीए तक भी हो रहे हैं। क्या हुआ जी, चारों तरफ से एनटीआर की केबल कट गई, सारे नंबर बंद हो गए, तो हम तो कॉपर फ्री हो गए।
जो डायरेक्टर सी पे पूछते हैं अच्छा कॉपर फ्री हो गया, एसडीसी है, ओए हो गया, ठीक है जी, कितने कनेक्शन आए सर? 200 आ गए। कॉपर कितने से? कि जी 10,000 थे। क्या हुआ सर? केबलें सारी कट गई। तो हमें जल्दी से जल्दी कॉपर को माइग्रेट करना है एफटीटीएच पे। तो उसका हमने नाम दिया था मिशन का, मिशन सीसीएफएफ। मिशन सीसीएफएफ, क्लोज द कॉपर, फोकस ऑन फाइबर। इसी तरह आपका स्वच्छता अभियान है, मिशन जीरो स्क्रैप। अब मैं जहां भी जा रहा हूँ मुझे खूब स्क्रैप मिल रहा है यहाँ पे। कम से कम पूरे सर्किल में 20-25 करोड़ हमारा स्क्रैप से बेच के ही आ सकता है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान है उसको बेचिए, बीएसएनएल के लिए तुरंत पैसा आ जाएगा। अब आपकी बैटरी जा रही है, बैटरी जो स्पेयर हो रही है तुरंत बेचिए। पुराने जनरेटर हैं, कुछ भी है, उसको बेच के साफ सफाई हो जाएगी, उस पैसा आ जाएगा। नहीं तो चोरी हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गंदगी रहेगी। मिशन स्वच्छता अभियान, अभी जैसे जैसे ही मानसून खत्म हो जाएगा, सारे बीटीएस की सफाई, सारे रूफटॉप्स की सफाई सबकी होनी चाहिए, क्योंकि बारिश आने के बाद फिर अपना घास वगैरह जो भी उगाती है उसको साफ करना चाहिए। तो मिशन मोड में, मैं बहुत पहले से मिशन मोड में काम करता हूँ। तो आप मिशन मोड का मतलब ये है कि फोकस्ड अप्रोच हो गई। रूटीन में तो करते ही करते हैं भाई, एक मिशन का नाम दे दिया, ये बंदे, ये रिसोर्सेज है, ये टाइम लाइन है, इस डेट तक कैसे करना है, तो उसको करिए, टारगेट अचीव हो जाए, फिर अगले मिशन पे लग जाइए। तो अभी जैसे एट प्रेजेंट जो हमारे पास है, हमने सबसे पहले कॉपर को माइग्रेट करना है एफटीटीएच पे। दूसरा, हमने ओल्टीज का जो पेनिट्रेशन है, ओल्टी ज्यादा से ज्यादा खोल ली है। फिर हर एक ओल्टी को शतकवीर ओल्टी बनाना है जिसमें 100 से ज्यादा कनेक्शन हो। और ये जो हमारे टिप हैं, ये जो कनेक्शन आपके बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टीआईपी आपको ज्यादा से ज्यादा एनरोल करने पड़ेंगे, क्योंकि नया टीआईपी आएगा तो ओल्टी तो लगाएगा ही, और पुराने वाले जो हैं आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। पुराना वोल्टेज वाला जो है टिप जो है, तो इसलिए नए, और कोई भी टेरिटरी इसमें एक्सक्लूसिव नहीं होती है। टीआईपी के एफटीटीएच के केस में ये सेल्स एंड मार्केटिंग की टेरिटरी नहीं है कि एक्सक्लूसिव उसको मिल गया और किसी को मौका नहीं मिलेगा। किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी रिश्तेदार टीआईपी नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी टीआईपी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ ना ग्रोथ कैसे हुई। जैसे चंडीगढ़ में एक टीआईपी था, उसकी मोनोपोली थी, वो सुनता ही, वो जीएम की नहीं सुनता था, और ओल्टी लगा के बैठा हुआ, ना नंबर ठीक करेगा, नहीं लगाएगा। तो हमने क्या किया, उसके पैरेलल में टीआईपी बनाने चालू कर दिए। जहां जहां उसकी ओल्टीज थी उसी एरिया में और टीआईपी बनाए हमने, और टीआईपी बनाए तो उसकी मोनोपोली टूट गई, और फिर वो भी ठीक हो गया और ग्रोथ भी हो गई। नहीं तो कि कोई टीआईपी एरिया लेके बैठा हुआ क्या, और किसी को आने नहीं देगा और खुद करेगा नहीं, और आप उसके पीछे दौड़ते रहो, तो वो उसको एकदम बंद कर दीजिए। हर एक टीआईपी के एरिया में, जैसे अगर 2 टीआईपी एक एरिया में होंगे, अगर नंबर खराब है वो ठीक नहीं, एफटीटीएच तो 2 घंटे से ज्यादा लेना ही नहीं चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप बंद हो जाए 4 घंटे के लिए, आपको देखो कितनी बेचैनी होगी, पता नहीं कितने जोक्स मिस हो गए होंगे। इसलिए हमने आदत है हर 10-10 मिनट पे देखने की। तो अगर किसी का एफटीटीएच बंद हो जाए तो उसको तो कितनी प्रॉब्लम होती है। किसी को अपना स्कूल कॉलेज अटेंड करना है, किसी को अपना ऑफिस अटेंड करना है, तो एफटीटीएच हाईएस्ट प्रायोरिटी है। एफटीटीएच को मैं बोलता हूँ फिक्स्ड 5G। हम कहते हैं हमारा 4G नहीं आ रहा, हम कहते हैं हमारे पास फिक्स्ड 5G अवेलेबल है। इसको आप घरों तक पहुंचा दिए, हर घर फाइबर, जैसे हर घर जल है ना, हर घर फाइबर पहुंचा दो, देखो बीएसएनएल कैसे उठता है। और बीएसएनएल के पास फाइबर सबसे ज्यादा है, 14 लाख किलोमीटर फाइबर है हमारे पास, बीबीएनएल और बीएसएनएल को मिला के। नंबर 2 पे जो ऑपरेटर आता है उसके पास केवल 7.5 लाख की फाइबर है। मिशन फाइबराइजेशन, आपके बीटीएस पे अगर फाइबर होगा तो आपका डेटा ज्यादा निकलेगा, मिनी लिंक पे चलेगा, कास्केडिंग करके चला रखा है तो उससे डेटा निकलेगा ही नहीं, और फिर आप उसी पे 5G खोल दीजिए, 4G खोल दीजिए, कस्टमर को स्पीड मिलेगी नहीं। आप कहेंगे हमने तो 4G बीटीएस लगा दिया, उसका जो बैक हॉल है वो मिनी लिंक पे चल रहा है, उसमें कैपेसिटी है ही नहीं, तो स्पीड ही नहीं मिलेगी। फाइबर पे करिए, हमने फाइबराइजेशन पे ड्राइव चलाया, लेस देन 500 मीटर के उसमें जितने भी बीटीएस थे लेस देन 500 पे, सब पे हमने 4 फाइबर केबल डाल के सबको फाइबराइज कर दिया। 70% बीटीएस फाइबराइज हो गए, अब उन पे डेटा की ग्रोथ भी हो गई। तो उस पे अभी जैसे
काफी काफी लोग का बहाना रहता था जी ट्रांसमिशन का इक्विपमेंट ही नहीं है तो वोल्टी कहाँ से खोलें। तो हमने नए नए इनोवेटिव आइडियाज करके कि कैसे कर सकते हैं, ओसी लैन को कैसे यूज करना है, एनजीएन के स्विच को कैसे यूज करना है, और मार्केट आपके जो वाईफाई हॉटस्पॉट लगे हैं उसमें जो स्विच लगा हुआ है उसको कैसे कर सकते हैं, सारा पीपीटी बना के हमने, वो हेडक्वार्टर ने मांगा था, हमने भेज दिया था। और ईबी और सीएफए सेल दोनों से ही वो पीपीटी लेटर के साथ निकली थी कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं, ये डायग्राम है, इसको ऐसे कनेक्ट करना है। तो वो, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत रहता है, मैं यूपी से ही 5 B1 B2 यहाँ से हमने मंगाए थे चंडीगढ़ से, एनटीआर से, क्योंकि हमने तो हम तो देखते ना कहाँ कहाँ सामान पड़ा हुआ, पूरी स्कैनिंग A1 A2 नोड यहाँ पे पड़े, वहां से मंगाए। क्योंकि जब इतनी ग्रोथ हो रही है तो जहाँ सामान पड़ा हुआ यूज नहीं हो रहा, सामान तो बीएसएनएल का है ना, किसी सर्किल का तो है नहीं। तो ये गोरखपुर और 2-3 जगह से हमारे बंदा आया था गाड़ी लेके, 5 B1 B2 थे, पूरे सर्किल के लिए आए थे, लेकिन वो सारे हमने चंडीगढ़ में लगा दिए क्योंकि हमारी ग्रोथ हो रही, सीजन को बता दिया। और सैटरडे को बंदा लेके पहुंचा, मंडे तक 5 के 5 लग गए, 2 रोपड़ को दिए, 3 चंडीगढ़ को। बाकी सर्किल वाले कहते रहे कि सर वो आए थे कहाँ गए। हमने कहा पहले तुम्हें लाना था तो तुम लेके नहीं आए गोरखपुर से, अब हमने अपना बंदा भेजा तो फिर तो हम ही लगाएंगे ना। तो कहने का मतलब है कि सामान अभी भी बहुत है यूपी सर्किल में, B1 B2 अभी भी भरे पड़े हैं। वहां तो हम देखते थे कि कहाँ से एक B1 मिल जाए तो यहाँ का इसको रास्ते को और चौड़ा कर दें। भाई हम देख रहे हैं कि भाई ये देखो, ये चौड़ा हो गए, ये गलियां चौड़ी हो गई, ये हो गई। बीएसएनएल की गलियों को कब हम चौड़ा करेंगे? बीएसएनएल की गली तभी चौड़ी हो सकती है बीटीएस पे फाइबर पहुंचाइए। ईच एंड एवरी नोड शुड हैव अल्टरनेट मीडिया। अगर वो कट गई तो मिनी लिंक पे जाना चाहिए। जो आपका मिनी लिंक पे बीटीएस चल रहा है, आप ओवरहेड ओएफसी डाल देंगे, अगर ओवरहेड ओएफसी कट गई तो आपका मिनी लिंक पे तो चलता रहेगा, जैसा अभी भी चल रहा है तब भी चलता रहेगा। तो ये जो इसको जितने भी ये आपकी नैरो ये हैं, इनको आपको बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी तभी ट्रैफिक नहीं। 4G हम लगा रहे हैं लेकिन आपका फाइबर मीडिया नहीं होगा तो बैंडविड्थ नहीं निकलेगी। वो डीएमडब्ल्यू डिजिटल माइक्रोवेव और यूबीआर आ रहे हैं, उनको जल्दी से लगाइए, उनमें भी अच्छी खासी बैंडविड्थ है। जो भी सामान आ रहा है, इन्वेंट्री सरकारी सिस्टम में क्या होता है, सामान आता है हम स्टोर में उतार देते हैं, फिर सोचते हैं अब एडवांस अप्लाई करेंगे, फिर एओ साहब एडवांस काटेंगे, फिर सीडीएल जाएगी, फिर मिलेगी, फिर 2 महीने के बाद आएगा, फिर सोचेंगे हाँ पैसा मिल गया, अब चलते हैं। सामान जैसे ही आ जाए तुरंत पुट टू यूज होना चाहिए। बीएसएनएल लोन लेके आपको सामान खरीद के दे रहा है तो आप जल्दी से जल्दी लगा दोगे तो उस पर रिटर्न आना चालू हो जाएगा। रिटर्न आएगा तो उसको रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर उसकी किस्त भी जाएगी लोन की। जैसे अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में मैंने एक टर्म निकाला, ये बैटरी सबसे जल्दी लगाने का मेरा रिकॉर्ड है, सेम डे 24 आवर्स, किसी भी साइज की बैटरी हो, कितनी भी आ जाए। हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये हमारी लॉट 1 में इतनी बैटरी आने वाली है, फिर सर्किल से और उनसे टाई अप करके कि इस महीने कितनी आने वाली है, किस किस एरिया में आने वाली है। अब आपने बैटरी की रिक्वायरमेंट 2 साल पहले दी लेकिन बैटरी आ रही है अब, तो आज के हिसाब से जहां लगनी है उसको वहीं लगाना है। ये नहीं कि 2 साल पहले जी ये तो बैटरी वहां के लिए तो हम तो वहीं लगाएंगे, नहीं। तो उसको पहले ही करके उसको जो भी बंदा के इस महीने आ रही है बैटरी, एडवांस दे के बंदा तैयार बैठा है। किसी वजह से एडवांस नहीं मिला, सैंक्शन है, कोई बात नहीं, तो बैटरी आई उसको स्टोर में कभी नहीं उतरने देते हैं, जहां जानी है बंदा वहीं खड़ा हुआ ले गया, लगा दी बैटरी, उसके अगले वीक में 80 हो गई। एक स्टेशन ऐसा है उसकी 6 बार बैटरी की 80 फेल हुई है, 6 टाइम्स। वो एक डायरेक्टर आए थे बीएसएनएल के चंडीगढ़ में, वो साथ में मेरे चल रहे थे, कह रहे कि बैटरी लग रही, मैंने कहा, कह रहे 80 तो करा नहीं रहे होगे, मैंने कहा कराते हैं। फिर मैंने उसकी रीडिंग दिखा दी उस साइट की 6 बार की फेलियर की, बैटरी के 4 डिस्चार्ज की। क्योंकि जब भी बैटरी की 80 होती है तो एसडी प्लानिंग को उसकी रिपोर्ट आती है कि ये बैटरी की ये रीडिंग है, ये हमने 80 कराई है, रिकॉर्ड ऑफिस के जीएम ऑफिस के हर एक बैटरी की रिकॉर्डिंग रहती है कि भाई ये बैटरी की 80 है। अगर आप बैटरी की 80 प्रॉपर नहीं करोगे और उसको एकदम लोड पर डाल दिया, 6 महीने के बाद 1-2 सेल जो वीक होगा और वीक हो जाएगा, पूरा सेट खराब हो जाएगा। 6 महीने के बाद बोलोगे जी बैटरी बैकअप फिर 0 होगी। पावर प्लांट तो ठीक है, उसमें तो मॉड्यूल चल रहा है तो ठीक है, उसमें कोई चक्कर नहीं है, लेकिन बैटरी की 80 प्रॉपर होनी चाहिए, तुरंत लगनी चाहिए। और 80 उसको एकदम फास्ट लगाइए, और कोई सेल है तो इंटीमेट करिए, कंपनी वाला आगे चेंज करिए।
तो बैटरी और पावर प्लांट इस हफ्ते आप सारे के सारे लगा दीजिए, क्योंकि हमने कहा कि इस हफ्ते जिसके भी पास बचे रहेंगे उसको हम दूसरे बीए में दे देंगे, क्योंकि बाकी सर्किल भी मांग रहे हैं कि भाई यहाँ पे वो रिपोर्ट डेली सीएमडी को पुटअप होती है सर्किल वाइज, बैटरी कितनी आई, कितनी लग गई, कितनी 80 हो गई, परसेंटेज क्या है। तो वो बैटरी पावर प्लांट आप जल्दी से लगा के इस हफ्ते लगा दीजिए और अगले हफ्ते से 80 चालू कर दीजिए। पावर प्लांट में तो कोई इशू है नहीं, मॉड्यूल चल रहा है तो ठीक ही है, अगर खराब हो गया तो एएमसी में चेंज कर देगा। बैटरी की प्रॉपर 80 करिए। तो जो भी ऐसी मान इक्विपमेंट आ रहा है वो जीरो था, स्टार्टिंग ही चालू हुआ था, अब हो गए 400 नोट थे, मोस्ट सारे के सारे अब लगने वाले हैं। कहने का मतलब है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमारे पास बैटरी इतने सालों के बाद क्यों आ रही, पैसा ही नहीं था, अब पैसा आ गया तो हम लगाने को तैयार नहीं, अभी भी स्टोर में लेके बैठे हुए। पूरे सर्किल में अभी भी 250 बैटरी पड़ी हुई एज ऑन डेट। इसी हफ्ते का टाइम सबको दे रखा हमने, इसी हफ्ते का 31 तक ही दे रखा है कि सबको लगा के अब कम्युनिकेट करिए और अगले हफ्ते में उसकी बैटरी की 80 हो जाए। 80 के लिए जो आपका लोड लगता है 3-4 हज़ार का आता है, उसको कम से कम हर एक बीए में 3-4 होनी चाहिए, तो एट ए टाइम आपकी 3-4 80 हो सकती है। तो जो हमारे हमने जो फोकस करना है, फोकस एरिया आज 2-3, एक तो हमारा एंटरप्राइज बिजनेस हो गया, दूसरा हमारा सीएफएम हो गया, आपका ओएलटी और एफटीटीएच हो गया, और अब हमारा आ रहा 4G। 4G में हमने जितने भी टावर हैं सैचुरेशन की और आपकी 9.2 की, इनको सबको जल्दी से लगा के, अभी जैसे टीसीएस की टीम है, अगर ये डिले करेंगे इनका नुकसान नहीं है, इनका तो टेंडर में लिखा हुआ कि हमने इतने टाइम पे लगाने हैं बीटीएस। इसी तरह वो डीएमडब्ल्यू वाले के भाई हमारा तो टेंडर में लिखा हुआ है हमने इतने महीने में लगा के देना, उससे पहले कर देंगे। लेकिन हमें जल्दी इसलिए है कि अभी पूरा सेंटिमेंट बीएसएनएल के फेवर में बना हुआ है, इसी आप जल्दी से जल्दी, इसलिए हमने आपने ट्रेनिंग भी होगी, टीसीएस वालों ने ट्रेनिंग भी कराई होगी, तो आप उनके साथ मिलकर रेक्सएफ कार्ड की प्रोग्रामिंग है, आरएफ ड्राइव टेस्ट है। हमने कहा आरएफ की टीम पहले सर्किल वाले करते थे, हमने चिट्ठी निकाल दी सर्किल की टीम नहीं करेगी, आरएफ हर एक बीए में होगा, हर एक को टूल किट मिलेगी। अभी जो बेसिक टूल है उससे आरएफ सीख लीजिए, क्योंकि आरएफ होता है केबल जॉइंटर की तरह। कॉपर का नेटवर्क खत्म हो गया, कॉपर में केबल कट गई तो केबल जॉइंटर ठीक करता था। आरएफ में मोबाइल में केबल कटेगी मतलब सिग्नल कटेगा, उसे कौन बताएगा कहाँ फॉल्ट है, आरएफ वाला बताएगा। सबसे टफेस्ट जॉब आरएफ वाले की है। आरएफ वाले को बंदे को उसके टेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करके उसको ट्रेनिंग दीजिए, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आरएफ वाला अपना पूरा उसका स्कैनिंग करे कि कहाँ दिक्कत है, कौन से पैरामीटर्स हैं, किसको कैसे ठीक करना है। बीटीएस चल रहा है, कॉल निकल नहीं रही, डेटा नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आरएफ वाले को रोल आता है कि भाई कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो वो आरएफ की टीम उसको जो टूल्स वगैरह हैं उसको ले लीजिए, और हमने मांगे भी हुए, क्योंकि कस्टमर को अगर नेटवर्क अवेलेबिलिटी और दूसरा सर्विस क्वालिटी ये सही मिलेगी तभी कस्टमर रिटेन होगा। हमारा पूरे इंडिया में हाईएस्ट सिम सेलिंग चल रही है, आप सब लोगों ने खूब जोर लगा रखा है, तो उससे हमारे मेरे ख्याल से हमारे 6 लाख कनेक्शन होने वाले हैं हाईएस्ट इन इंडिया। और जो नंबर 2 है मेरे ख्याल से महाराष्ट्र ही शायद 3 लाख पे, नंबर 2 और नंबर 1 में 3 लाख का गैप है। सिम सेलिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिटेंशन सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि अभी तक इस सर्किल का रिटेंशन रेशो 16% ही है, इसको हमने 80% पे ले जाना है। नेटवर्क अवेलेबिलिटी 80 है, इसको हमने 99 पे ले जाना है। तो ये सब हो सकता है, सारी चीजें हम एनटीआर पर डाल के बैठ जाते हैं कि भाई एनटीआर खराब, पता लगा वो एनटीआर नहीं, वो तो हमारी जो अपनी केबल है उसी में दिक्कत है। आप अभी कॉपर को जल्दी से जल्दी बंद करके जो स्पेयर होंगे बंदे उनको ट्रांसमिशन में लगाइए। ट्रांसमिशन का फॉल्ट सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अटेंड होना चाहिए, खासकर सिटी में अगर फॉल्ट आ गया शाम के 6 बजे तो उसी दिन ही अटेंड होना चाहिए। ये नहीं कि अगले दिन आके हम 9 बजे 10 बजे ट्राई करेंगे, नहीं। फाइबर का जो फॉल्ट है इट शुड बी अटेंडेड सेम डे। अगर कोई क्रिटिकल फॉल्ट आ गया वो अलग चीज है। अब जैसे मेरी ट्रांसमिशन टीम के पास हर एक के पास एसएफपी जेब में लेके घूमते हैं सारी टीम, वो इसलिए लेके घूमते हैं कि भाई 2 फाइबर हैं, अगर एक नहीं मिला और एक मिल गया, दोनों एंड पे एसएफपी लगाई, फॉल्ट रेस्टोर हो गया, फिर उसको अगले दिन देखेंगे, दूसरे फाइबर को ढूंढेंगे, क्योंकि वो एक फाइबर पे भी चल जाता है अगर आपने दोनों एंड पे एसएफपी लगाना। तो 1G की जो एसएफपी वगैरह आती है वो ट्रांसमिशन टीम के पास 2, 3, 4, 5 होनी चाहिए स्पेयर में। तो आप प्रॉपर टीम बना दीजिए, और ऐसे नहीं कि कभी एक बंदा इस
आज यहाँ इस सेक्शन में तो 6 महीने के बाद वो दूसरे सेक्शन में लेगा। तो प्रॉपर टीम बनाएंगे। मुझे लग रहा है सारे यंग फेसेस नजर आ रहे हैं और इतनी एनर्जी है। और ये तो बनारस तो आपको पता ही है, पूरा ब्रह्मांड यहीं से वो कंट्रोल होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वाराणसी ऐसे जो बीए है पूरे सर्किल के लिए रोल मॉडल बने। अभी भी आप कई पैरामीटर में बेस्ट हो। मैं कल इनको कह रहा था आप सारे पैरामीटर में बेस्ट होइए, क्योंकि मेरी आदत है सब में आगे, किसी में पीछे रहना ही नहीं। कोई भी चीज हो सबसे पहले करके दिखाओ। और मेरे बीएसएनएल में मोर देन 25 आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज इम्प्लीमेंटेड है। हेडक्वार्टर से चिट्ठी निकली हुई है। आप नया सोचिए, डेली डेली उठ के इस चीज को कैसे कर सकते हैं। कोई नई चीज आ गई तो उसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, करके फिर सबको बताइए कि ये हमने कर दिया और ऐसे किया। अगर किसी ने इम्प्लीमेंट करना तो करे। दूसरे को इसलिए बताना पड़ता है कि हमने ये कर लिया। छुपा के नहीं रखना चाहिए। कुछ भी आपने काम किया शोर मचाइए, ये काम मैंने किया है, ये ऐसा किया है और ये ऐसा हो सकता है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये नंबर है, बात करिए। तो ये मेरे ख्याल से आज टाइम कम है तो हम रेगुलर एजेंडा पे आ जाते हैं, है ना। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं सर जैसा बताया हमारे पास 3 ओए हैं, वाराणसी, मिर्जापुर और गांधी। तीनों